नमस्कार, मैं गौरव एस हॉरर टॉक में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ में मशहूर एस्ट्रोलॉजर विकास, तो आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार विकास जी। नमस्कार जी, जय माता दी सभी को। जय माता दी। कैसे हैं सर आप? बहुत दया जी प्रभु की। आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आजकल इतनी सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हो रही हैं, तो इसके पीछे मुख्य वजह क्या है सर? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भविष्यवाणियां गलत क्यों होती हैं। तो मेरा मानना है कि ज्योतिष जो है वह कला और विज्ञान दोनों है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, वो गलत दवाई दे दे, आपको गलत दवा दे दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी मेडिकल साइंस गलत हो गई, उस डॉक्टर की गलती है। उसी तरह से अगर भविष्यवाणी गलत होती है तो ज्योतिषी की गलती है, ना कि ज्योतिष की गलती। ज्योतिष की भविष्यवाणियां जो गलत होने के पीछे मुझे 3 से 4 कारण जो मेन लगते हैं, तो मैं उन सभी बिंदुओं पर, उन सभी पॉइंट्स पे आपको जो ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले जो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो होता है ज्ञान की कमी। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि 3 या 4 दिन का क्रैश कोर्स किया, 4 किताबें पढ़ी और बन गए एस्ट्रोलॉजर। तो जब ज्ञान की कमी होगी तो वो भविष्यवाणी तो नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ तुक्का ही लगा पाएगा। और दूसरा है अनुभव की कमी, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में आप जाएंगे तो वहाँ पे अनुभव जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट की रोल रहता है। कि उसमें क्या होता है कि जब एक ज्योतिषी अनुभवी नहीं होगा, उसके आगे से जब एक अनुभवी ज्योतिषी होगा, उसके आगे से हजारों कुंडलियां निकलेंगी और उससे प्रैक्टिस के दौरान पता लगेगा भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ ग्रह दशा महादशा ऐसी है जिसका जो डेफिनेट परिणाम निकलेगा, तो वो बिना अनुभव से तो नहीं आ पाएगा। तो वो जो अनुभवहीनता है उसकी वजह से भी कई बार जो भविष्यवाणियां गलत निकल। जो तीसरा पॉइंट की बात करूंगा वो है व्यक्तिगत सोच। कई बार क्या होता है, आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, जो कोई भी ज्योतिषी के पास जाता है तो वो आपकी बात सिर्फ सुन रहा होता है, वो ना आपकी कुंडली पर ध्यान दे रहा होता है, ना आपके ग्रहों पर ध्यान दे रहा होता है। वो आपकी बातें सुन के ही भविष्यवाणी कथन, मतलब जो भविष्यवाणी कर देता है, तो उससे होता क्या है, वो भविष्यवाणी तो नहीं हो पाएगी, वो मैनिपुलेशन होती है। और सबसे जो चौथा फैक्टर जो आजकल बहुत ज्यादा है वो है लालच। लालच में आके क्या है, जोशी जो तर्क संगत जो होते हैं उनको छोड़ के अजीबोगरीब से तर्क देगा और वो सिर्फ और सिर्फ जो जजमान को डराने के काम आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं तो यही मानता हूँ यही 4 मेन जो कारण है जिसकी वजह से आजकल भविष्यवाणियां गलत होती हैं। अच्छा विकास जी, आपने बहुत बढ़िया कारण बनाए जो कि लॉजिकल भी सही हैं, तो काफी अच्छा लगा सुन के। अच्छा विकास जी, मेरा अगला सवाल ये है कि ज्योतिष क्या है, इसका आधार और उद्देश्य क्या है? देखिए, ज्योतिष बस बहुत से लोग जो हमें देख रहे हैं वो कोई जादू समझ रहे हैं, कोई अंधविश्वास भी कहेगा ज्योतिष को, पर मेरा मानना है कि ज्योतिष जो है एक मैप है जीवन को देखने का, जीवन को दिखाने का। जैसे मैप हमें रास्ता दिखाने में हेल्प करता है, मदद करता है, उसी तरह से ज्योतिष हमारे जीवन में कहाँ किस मोड़ पर अपॉर्चुनिटीज आएंगी और किस मोड़ पर चुनौतियां आएंगी वो हमें बताता है। उनके ऊपर काम करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जो ज्योतिष के 3 मेन बेसिस है, सबसे पहले ग्रह, दूसरा है भाव, तीसरा है राशियां। ग्रह वह शक्तियां हैं जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती हैं, राशियां वह शक्तियां हैं, ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारे पर्सनैलिटी को आकार देता है, शेप देता है, और भाव वह ऊर्जा है जो हमारे विभिन्न विभिन्न पहलुओं को बताता है, जैसे कि पर्सनैलिटी हो गई, करियर हो गया, संतान हो गया, विवाह हो गया। उन तीनों को जो अध्ययन करने के बाद एक ज्योतिष निकलता है। जैसे जिस भाव में जो ग्रह बैठा है और उसमें जो राशियां बन रही हैं, उनका अध्ययन ही ज्योतिष है। और बहुत से सूत्र हैं, हजारों सैकड़ों योग हैं, पर मैं जो आसानी से सबको समझ आए वो आपको सूत्र बताया है। ज्योतिष का मेन उद्देश्य ये नहीं है भी क्या होगा, ये बताता है भी क्या क्या हो सकता है। उन पहलुओं पर, उन पर काम करके हम अपने जीवन को और हम भविष्य को निखार सकते हैं। ये बहुत बढ़िया सर, आपने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी विकास जी, तो हमारे दर्शकों को भी इन चीज़ों से काफ़ी क्लैरिटी होगी। अच्छा विकास जी, मेरा अगला सवाल ये है कि ज्योतिष के माध्यम से आजकल लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं जी। तो मुझे ये बताइए, एक अच्छा और सच्चा ज्योतिष कैसे पहचान की जाए इसकी, और हमें किन बातों का ध्यान अपने दिमाग में रखना है? ये सवाल सभी जानना चाहते हैं कि अच्छे ज्योतिषी को, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कैसे पहचाना जाए। तो मैं 4 से 5 ऐसे जो बातें हैं जिनको आपको बताना चाहूँगा, जिससे आप एक अच्छे ज्योतिषी का, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पहचान सकते हैं। सबसे पहले सरल भाषा। जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा ना, उसकी भाषा बहुत ही सरल और सहज होगी। वो आपकी बात को सुनेगा, आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, आपको डराएगा नहीं और आपको उसका सलूशन देने की कोशिश करेगा। दूसरा है स्थायी पता। जो आजकल का ऑनलाइन का युग है, इसमें आप देखें, आईडी बनाई, नंबर डाला, फर्जी फोटो डाली
कंप्यूटराइज वीडियो डाली और अपलोड कर दो। कोई स्थायी पता नहीं है, कुछ मतलब अता पता नहीं है कौन कहाँ रह रहा है, कैसे कर रहा है, तो वहां पे आप उन लोगों से तो मुझे लगता है सावधान रहने की जरूरत पड़ती है। तीसरा है कर्म पर जोर। जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा ना, वो आपको ये नहीं कहेगा कि पूरा का पूरा आप भाग्य पर ही निर्भर हो जाओ, वो कहेगा भी कर्म करो और अच्छे कर्म करो। और जो चौथा पॉइंट है वह उपाय, जो उसके उपाय होंगे ना बहुत ही सरल होंगे, जो हर व्यक्ति आसानी से कर पाएगा। बहुत ज्यादा कॉस्टली उपाय नहीं होंगे, पर वो आसानी से किए जाने वाले उपाय। तो इन 4-5 बातों का ध्यान रखिए तो अच्छे एस्ट्रोलॉजी की पहचान हो सकती है। तो विकास जी, उपायों की बात की तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि काल सर्प दोष है, इससे लोगों के मन में बहुत डर रहता है, तो ये हमें जानकारी दीजिए काल सर्प दोष के बारे में और इसके उपाय भी बताएं सर। देखिए, काल सर्प दोष नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि शाप नहीं है, ये स्पिरिचुअल चैलेंज है, ये आध्यात्मिक चुनौती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग होता है, सबसे पहले हम बताएंगे काल सर्प योग बनता कैसे है। काल सर्प जब राहु कुंडली के अंदर, लगन कुंडली के अंदर राहु और केतु के अंदर सभी ग्रह आ जाए तो काल सर्प योग बनेगा। तो काल सर्प योग जिस कुंडली में होता है ना, उसके अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं, कामों में असफलताएं मिलनी शुरू हो जाती है, रुकावटें आती हैं, थोड़ा चैलेंज होता है। पर वो रुकावटें जो होती हैं वो तोड़ने के लिए नहीं होती, वो व्यक्ति को निखारने के लिए होती हैं। तो उनका, अगर आपकी कुंडली में किसी की भी काल सर्प योग है तो बहुत सिंपल सा उपाय, एक नारियल लीजिए, उसके साथ एक बनाना जो केला होता है उसे रखिए, 2 चांदी के सांप, अगर चांदी के नहीं ले सकते तो तांबे के सांप भी रख सकते हो, उसे अच्छी तरह से मौली से लपेटिए, भगवान भोलेनाथ यानी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। ये आप बुधवार को कर सकते हैं, या शिवरात्रि और नागपंचमी वाले दिन भी कर सकते हैं। ये उपाय आप रेगुलर करते रहिए, काल सर्प योग के दोषों से मुक्ति मिलती रहे। ये आपने काल सर्प योग का बहुत ही बढ़िया उपाय बताया। उम्मीद है लोग इसको एक बारी करके देखेंगे और इससे बेनिफिट भी पाएंगे। अच्छा विकास जी, मुझे ये बताइए पितृदोष क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिए और इसके बाद इस उपाय भी बताइए। पितृदोष से भी बहुत लोग जो है बहुत डरते हैं, इसको भी लोग श्राप के तौर में ही लेते हैं, पर मैं इसे भी श्राप नहीं कहूँगा, मैं इससे स्पिरिचुअल डेप्थ कहूँगा, भी आध्यात्मिक कर्जा कहूँगा, जो हमारे पूर्वजों का है, तो जो हमें चुकाना होता है। तो सबसे पहले हमें पितृदोष का पता कैसे लगता है, लगन कुंडली जिसे जन्म कुंडली भी कह देते हैं, उसके अंदर कुछ पोजीशंस होती हैं, जैसे सूर्य राहु की युक्ति हो गई या नवम भाव दूषित हो गया, तो हमें अंदाजा होता है कि इस व्यक्ति को पितृदोष के कारण समस्याएं आ रही हैं, जैसे संतान का ना होना, विवाह का ना होना, असफलताएं आना, अड़चने आना। उसका एक सिंपल सा उपाय है कि पितरों को हमेशा याद करिए। पितरों को याद करना ही पितरों को प्रसन्न करने के बराबर है। जब भी आपके कोई मुसीबत आए, जब भी आप परेशानी में आए, पितरों को कृपा के लिए याद जरूर कीजिए। जब आप खुशी के दिन हो, खुशी का मौका हो, तो पितरों को जो है धन्यवाद दीजिए, पितरों को याद कीजिए, इससे पितर प्रसन्न होंगे। दूसरा, हर अमावस के दिन आप नहा धोकर दीप का दान जरूर करें, दीप जरूर जलाएं। तीसरा, श्राद्ध के समय आप श्राद्ध जरूर करें, उनके प्रति श्रद्धा जरूर दिखाएं, तो पितर दोष से मुक्ति मिलेगी और आपके जो बन रहे काम हैं, जो जिनमें अड़चने आ रही हैं, वो दूर हो जाएं। ये तो विकास जी आपने पितृदोष के काफी उपाय बताए हैं। उम्मीद है कि हमारे दर्शक इन उपायों को जरूर ट्राई करेंगे और अपनी परेशानी से छुटकारा पाएंगे। अच्छा विकास जी, मेरा अगला सवाल है, क्या सच में बच्चों को नजर लगती है? इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मान लीजिए कि बच्चा है, वो एकदम से बेवजह से चिड़चिड़ा हो गया, खाना पीना छोड़ गया है, पढ़ाई से मन हटा गया है, तो नजर दोष हो सकता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, ये नकारात्मकता का प्रभाव है। तो नजर दोष से बचने के लिए एक मिट्टी का दिया लीजिए, एक लाल मिर्च, जो सूखी हुई लाल मिर्च है वो लीजिए, और थोड़ी सी अजवाइन लीजिए। दिए के अंदर लाल मिर्च डालिए, अजवाइन डालिए, बच्चे के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर घर में कहीं भी रखकर जला दीजिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। वाह, आपने तो बहुत ही कारगर उपाय बताया विकास जी। जिन लोगों को ये मन में रहता है कि बच्चे को नजर लग गई है, वो ये उपाय जरूर ट्राई कर सकते हैं। अक्सर लोगों को सपनों में मृत लोग आते हैं जो कि उनकी जान पहचान के होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, तो ये क्या कोई गहरा संकेत है या ये संजोग है? इसके बारे में बताइए और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, मृत लोग अगर सपने में आते हैं और आपको बेचैनी रहती है, आपके काम अड़चनों के साथ होते हैं, तो सीधा सीधा संकेत है पितृदोष है। अगर तो वो आपके अपने हैं, घर के सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से पितृदोष है। या फिर वो कोई अनजान लोग हैं जिन्हें आप नहीं जानते, वो आपको सपने में डरा रहे हैं, दिख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर आप गए हैं जहां पर नकारात्मकता थी और आपके साथ हो लिया। तो उसके लिए एक सिंपल सा उपाय आप कर लीजिए, हर अमावस के दिन या फिर त्रयोदशी के दिन थोड़ी सी गूगल धूप
अपने घर के अंदर सभी कमरों में, सभी घर की जगहों पे जला लेनी चाहिए, धूप दे देनी चाहिए। और पितृ दोष के लिए अमावस के दिन एक रोटी पकाइए, उसके ऊपर थोड़ी सी खीर अगर बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं बना सकते तो कोई भी मिठाई या मीठा उसके ऊपर रखकर कोए को या फिर कुत्ते को खिला सकते हैं। इससे जो पितर प्रसन्न होंगे और जो आपको परेशानी आ रही है, मरे हुए लोग बार बार दिख रहे हैं, उनसे भी छुटकारा मिलेगा और जो आपके अड़चनों के साथ काम हो रहे हैं वो भी स्मूथली होने शुरू हो। अच्छा विकास जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हर एक आदमी आज की डेट में धनवान होना चाहता है जी। पैसा आता है, पैसा चले जाता है, तो कोई ऐसा प्रभावशाली उपाय बताएं जिससे पैसा आए, टिके और पड़े भी। बहुत ही सरल सा उपाय बता रहा हूँ। आपने 2 मिट्टी की हांडी लेनी है, एक में नमक भर लीजिएगा, एक में जो है साबुत हरी मूंग भर लीजिएगा। अपने घर के अंदर नॉर्थ में स्थापित कर दीजिएगा, पैसा बरसेगा। और दूसरा, अगर आप व्यापारी है ना तो काम बहुत बढ़िया चलेगा। हर 2 से 3 महीने बाद रिपीट कर लीजिएगा, जो पुरानी सामग्री है उसे आप विसर्जित कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया विकास जी आपने उपाय बताया। डॉक्टरों के पास जाते हैं, बीमारियां फिर भी पीछा नहीं छोड़ती, बार बार परेशान होते हैं कि बीमारी लग गई है, तो क्या ज्योतिष में कोई ऐसा प्रभावशाली कवच आता है जिसे बीमारियों से पीछा छुड़ा सके? जी बिल्कुल है। पहले तो मैं सभी दर्शकों को कहूँगा जो भी चाहते हैं कि उनके मित्र रिश्तेदार स्वस्थ रहें, उनको यह उपाय और ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल के खान पान के लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत लोग बीमार रहने लग गए हैं। तो उसके लिए पहले सबसे पहले तो लाइफस्टाइल ही सुधारना पड़ेगा, साथ में एक प्रोटेक्शन जो आप कह रहे हैं कि एक कवच, तो वो उसका उपाय मैं बता देता हूँ। 1 मुट्ठी पीली सरसों अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमानी है और अपने इष्ट को याद करते हुए घर से बाहर किसी भी सोमवार को गिराकर आ जाइएगा, देखिएगा स्वास्थ्य में लाभ होना शुरू है। ये तो बहुत बढ़िया आपने उपाय बताया विकास जी, बीमारियों से पीछा छुड़ाने का। उम्मीद है हमारे दर्शक ये उपाय जरूर करेंगे और लाभ पाएंगे। अच्छा विकास जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पति पत्नी के झगड़े अक्सर देखे जाते हैं, इनके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए कोई कारगर उपाय बताएं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, पर कई बार क्या होता है कि 7th हाउस जैसे है तो वो डिस्टर्ब है, या किसी ग्रह दशा महादशा की वजह से, जहाँ फिर नकारात्मकता के प्रभाव की वजह से यह रिश्ता प्रभावित हो जाता है। आपस में अनबन हो जाती है, बात बात पर क्लेश रहता है, पति चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करता रहता है। तो उसके लिए एक सरल सा उपाय नोट कर लो। आपने सोमवार के दिन एक सफेद रुमाल लेना है, उसके अंदर 11 जो हरी इलायची, छोटी इलायची होती है वो डाल लेनी है, 7 काली मिर्च डाल लेनी है, उसकी पोटली बनाकर अपने अलमारी में छुपा कर रख देना है। और अगले 7 दिन बाद उस पोटली को खोलकर इलायची और जो काली मिर्च है उसे 5 कपूर की बटियों के साथ जलाकर पूरे घर में धुनी दे देना। आपको कुछ ही महीनों में जो आपके संबंध है खराब हो रहे हैं वो मधुर बनने शुरू। विकास जी, मेरा अगला सवाल भी इसी टॉपिक के ऊपर है कि हर एक स्त्री चाहती है कि उसका पति उसे सम्मान की नजरों से देखे, उसकी बात सुने और समझे, तो इनके रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए कोई उपाय बताएं सर। जी, अगर आपके रिलेशंस खराब हैं, पति आपका सम्मान नहीं कर रहा है, पति आपकी बात नहीं मान रहा है, चिड़चिड़ा रहता है और हर वक्त गुस्सा करता रहता है, तो एक बहुत ही सरल सा उपाय नोट कर लीजिए। आपने एक सफेद कपड़ा लेना है 1.25 मीटर के करीब, उसके अंदर एक गुड़ की डली, 1 मुट्ठी नमक, 1 मुट्ठी गेहूं और 2 तांबे के सिक्के, इनको बांधकर अपने घर के अंदर कहीं भी छुपा के रख लेना है। बांधते वक्त ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप जरूर करना है और 11 बार फिर जब आप इसे छुपा रहे हैं तब जाप करना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में जो आपके संबंध मधुर हो गए और पति आपका कहना मानना शुरू कर। अगर कोई स्त्री अपने पति या ससुराल से परेशान है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, ये आजकल की कॉमन जो समस्या है कि जो ससुराल में या परिवार में जो स्त्रियों का सम्मान कम हो रहा है, जहाँ उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है मेरी बहनों को। आपने राइट हैंड के ऊपर वीरवार वाले दिन एक हल्दी का पीस रखना है, उसके ऊपर जो आपने गंगा जल छिड़क कर उसे साफ कर लेना है, फिर उसे लाल कपड़े के अंदर लपेट कर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना। यह आपने लगातार 43 यानी कि 43 दिन लगातार करना है डेली। आप धीरे धीरे देखेंगे आपके जो परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ना शुरू। तो ये 43 दिन नॉन स्टॉप है, नॉन स्टॉप 43 डेज तो लगेंगे। 43 डेज इसको करना पड़ेगा। मतलब ये एक तरह का मान लो कोर्स है, जैसे एक हम दवाई का कोर्स करते हैं ना, ये कोर्स है, वो कोर्स पूरा ही करना पड़ेगा। अच्छा विकास जी, एक बात बताइए कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। अक्सर पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे या मन नहीं लग रहा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए?
बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ना, तो ये सीधा सीधा संकेत है कि बच्चे के जो बुद्धि के ग्रह हैं या फिर एकाग्रता के ग्रह हैं या पंचम जो हाउस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो उसके जो प्रभाव के कारण जो बच्चे को पढ़ाई में परेशानी आ रही है, पढ़ाई में हाथ तंग रह रहा है, तो मैं यही कहूँगा भी सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं होता, एक सही डायरेक्शन में प्रयास करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस किसी भी बच्चे का जो भी पढ़ाई कर रहा है, उसका पढ़ाई में हाथ तंग चल रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ये उपाय उन सबको कर लेना चाहिए। आपने मंगलवार के दिन एक मिट्टी के दिए के अंदर तिल का तेल डालकर हनुमान जी के समक्ष बैठ जाइए, उस दीपक को जला लीजिए और 11 बार इस चौपाई का जाप कीजिए। बुद्धिहीन तन जानिके समीरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दो मोहि हरू कलेश विकार। यह चौपाई 11 बार जपिए और हर मंगलवार इस उपाय को रिपीट करते रहिए। आप जब तक पढ़ रहे हैं इस उपाय को करते रहिए, आपको सफलता मिलती रहेगी। ये विकास जी कितने मंगलवार तक करना है? ये आप जीवन भर जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक कर सकते हैं। जैसे एक शुगर पेशेंट को या फिर एक बीपी पेशेंट को डॉक्टर एक दवाई लिख देता है, डेली खानी पड़ेगी भाई आपको, तो उसी तरह से ये उपाय जब तक आप पढ़ रहे हैं, जब तक आपको इस उपाय की जरूरत है, करते रहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो विकास जी का कहने मतलब है जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आप इस उपाय को करते रहिए और हर ट्यूसडे करते रहिए, ये आपको लाभ ही लाभ देगा। अच्छा विकास जी, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो नवरात्रों में धन प्राप्ति के लिए कोई स्पेशल उपाय बताएं। सबसे पहले मैं नवरात्रि में सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। नवरात्रि पे धन प्राप्ति के लिए आप एक हल्दी की गांठ लें, ठीक है, 2 जो है सिक्के प्राप्त करें और उन दोनों हल्दी को गांठों को और सिक्कों को अपने राइट हथेली पर रख लीजिए और माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप कीजिए 11 बार। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप 11 बार करने के बाद उसे दोनों सिक्कों और हल्दी को अच्छी तरह से मौली से लपेट लीजिएगा। जो सिक्के हैं वो लक्ष्मी है और हम मौली को एक तरह से कवच के रूप में जानते हैं, उसको अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा, कोई दिखे ना। उसे अपने घर पर धन रखने की जगह पर कहीं पर भी रख दीजिएगा, आप पर लक्ष्मी माँ की अपार कृपा हो जाएगी। ये तो आपने बहुत ही बढ़िया उपाय बताया नवरात्रों के लिए। उम्मीद है दर्शक इसको सुनेंगे और आने वाले टाइम में इस उपाय को करेंगे भी और लाभ पाएंगे। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। तो उम्मीद करते हैं नवरात्रे में हम आपको स्पेशल पॉडकास्ट देंगे, स्पेशल उपाय इसके ऊपर, जिससे आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।